नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया को जिस बात का डर था वह हो गया है। कोरोना काल खत्म हुआ और विश्व युद्ध की आहट दिखने लगी। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दुनिया के तमाम देशों की अपील को दरकिनार करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया। रूसी सेना ने तबाही मचाना शुरू कर दिया, तो जिसके चलते भय का माहौल देखने को मिल रहा है। और उसी बीच बात करेंगे राजनीतिक खबरों की भी। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन की खबर से। रूस यूक्रेन के बीच विवाद युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इस बीच यूक्रेन ने पूरे देश में आपातकाल लागू करने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र से रूसी हमले के खतरे को देखते हुए आपात बैठक बुलाने की अपील की। इस बीच भारत में यूपी चुनाव के बीच अपनी एक सभा में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। मोदी ने अपनी सभा में कहा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया में उथल पुथल मची है, तब भारत का एक शक्तिशाली देश होना जरूरी है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। सहलदेव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूती देगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का चौथा चरण पूरा हो गया है, जिसके बाद अब पांचवें चरण के लिए राजनीतिक दलों ने हुंकार भर ली है। चुनावों में सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष के बीच लगातार जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो को शेयर कर समाजवादी पार्टी पर वार किया है। उन्होंने कहा, बजरंग बली का यही संदेश, यूपी को नहीं चाहिए दंगेश। दरअसल अनुराग के शेयर की गई वीडियो में एक बंदर किसी के घर की छत पर लगे सपा के झंडे को उतारते दिख रहा है। खबरों के मुताबिक ये वीडियो अयोध्या का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बंदर सपा के झंडे को पकड़कर अपनी ओर 3 से 4 बार खींचता है और फिर उतार देता है। बता दें, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीते मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें दंगेश बताया। उन्होंने कहा कि सपा माफिया और आतंकियों को संरक्षण देती है। आपने रामायण में लंकेश के बारे में सुना होगा, इसी तरह सपा को दंगेश कहना चाहिए। इससे पहले सीएम योगी ने अयोध्या में भी एसपी बीएसपी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि इनका अब विसर्जन कर दीजिए। सीएम योगी ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, आप याद कीजिए, मैं 5 साल पहले आया था और कहा था राम लला आएंगे और मंदिर बनाएंगे। क्या ये एसपी बीएसपी कांग्रेस की सरकार में हो सकता था? योगी ने कहा, हमारी सरकार ने कोरोना काल में सभी को मुफ्त वैक्सीन दी, बिजली देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, राशन भी उपलब्ध कराया गया, लोगों को आवास दिया, लाखों किसानों का कर्ज माफ किया। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा, जनता से उन्होंने पूछा, क्या एसपी सरकार में आपको राशन मिलता था क्या? हम अभी 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट दे रहे हैं, सरकार आने दीजिए, 2 करोड़ जवानों को टैबलेट देंगे। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी बेहद ही सुर्खियों में है। क्या कुछ इस पर अपडेट निकलकर अब सामने आया है, चलिए आपको बताते हैं। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक मजबूत केस नहीं रख सका। खुद को गंगूबाई का गोद लिया हुआ बेटा बताने वाले एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी। उसका कहना था कि फिल्म में गंगूबाई का अपमान किया गया। इसके जवाब में फिल्म निर्माता ने दलील दी थी कि ना तो याचिकाकर्ता के पास गंगूबाई का गोद लिया हुआ बेटा होने का सबूत है,
ना ही वह साबित कर पा रहा है कि फिल्म से उसे क्या नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को रिलीज होने जा रही यह फिल्म मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में काफी प्रभावशाली रही। महिला के जीवन पर आधारित है। बाबूजी शाह नाम के याचिकाकर्ता ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के प्रचार, प्रकाशन और बिक्री पर रोक की मांग की थी। उसका कहना था कि फिल्म और किताब में उसे गोद लेने वाली महिला को पहले एक वेश्या और बाद में वेश्यालय चलाने वाली माफिया सरगना बताया गया है। यह न सिर्फ मानहानि का मामला है बल्कि निजी जीवन में दखलंदाजी भी है। इससे पहले याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कल इस मामले को सुनते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की बेंच ने फिल्म निर्माता को सुझाव दिया था कि वह फिल्म का नाम बदलने पर विचार करें। आज इस पर निर्माता को जवाब देना था। निर्माता संजय लीला भंसाली के लिए पेश वरिष्ठ वकील आर्यमन सुंदरम ने आज सुनवाई की। शुरुआत में ही फिल्म का नाम बदलने में असमर्थता जता दी। उन्होंने कहा कि फिल्म के रिलीज होने में एक ही दिन बचा है। अंतिम मौके पर बदलाव संभव नहीं है। इसके लिए उन्हें वापस केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। सुंदरम ने यह भी कहा कि जिस किताब पर यह फिल्म आधारित है वह 2011 की है। 11 साल तक याचिकाकर्ता ने किताब को चुनौती नहीं दी थी। 2018 में फिल्म की घोषणा हुई, तब से इसका निर्माण चर्चा में हो रहा है और कई महीनों से फिल्म का प्रचार हो रहा है। याचिकाकर्ता कुछ ही समय पहले अचानक सक्रिय हुए हैं। सुंदरम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि केस दायर करने वाले के पास गंगूबाई का गोद लिया हुआ बेटा होने का कोई सबूत नहीं है। ना तो कोई स्कूल का सर्टिफिकेट, ना राशन कार्ड या किसी और दस्तावेज में नाम है। अगर एक बार को उसकी बात को मान भी लिया जाए तो वह यह नहीं बता पा रहा है कि 11 साल पहले छपी किताब से उसका या उसके परिवार का क्या नुकसान हुआ है। इस पर बेंच की अध्यक्षता कर रही जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा, हमारे यहाँ समस्या है कि पीड़ित को अपराधी की तरह दिखाया जाता है। इससे परिवार की संवेदनशीलता प्रभावित होती है। मैं पश्चिम बंगाल में लीगल सर्विस अथॉरिटी की अध्यक्ष थी। मैं एक ऐसी लड़की से मिली जिसे बहुत कम उम्र में खाने का लालच देकर इस काम में धकेल दिया गया। रोज कई लोगों ने उससे उसकी इच्छा के खिलाफ संबंध बनाए। आखिर वह HIV की शिकार हो गई। इस तरह के लोगों की पहचान को न उजागर करने के लिए कई कानून हैं। जज की बात का जवाब देते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा, यह कहानी एक महिला के उत्थान की है। बुरी परिस्थिति से उभरकर उसने सामाजिक काम किए, इतना सम्मान कमाया कि उस इलाके में उसकी मूर्ति लगी है। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें गंगूबाई के बारे में अपमानजनक कुछ नहीं है। कल को अगर कोई भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी के जीवन पर कोई फिल्म बनाए तो क्या इस तथ्य को नहीं बताया जाएगा कि वह एक देवदासी परिवार से थी? इससे उनका अपमान नहीं होगा। वह वहां से निकलकर देश का सर्वोच्च सम्मान पाने वाली कलाकार बनी, यह बड़ी बात है। अगली खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर ब्लॉक पाली के प्राथमिक विद्यालय बरई पार के बच्चों ने रैली निकालकर आगामी विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए बरई पार ग्राम सभा के मतदाताओं को जागरूक किया। रैली का नेतृत्व इंचार्ज प्रधानाध्यापिका मीरा नायक ने किया। जनपद गोरखपुर में आगामी 3 मार्च को विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मतदाता अधिक से अधिक अपने मतों का प्रयोग करें। इसके लिए हर जगह मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पाली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बरई पार के बच्चों ने इंचार्ज प्रधानाध्यापिका मीरा नायक के नेतृत्व में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली और सभी मतदाताओं को मत देने के लिए शपथ भी दिलाई गई। रैली के दौरान पहले मतदान, फिर जलपान व छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलें करें मतदान आदि के नारे लगाए। इस मौके पर इंचार्ज प्रधानाध्यापिका मीरा नायक, सहायक अध्यापक बेचन सिंह, शिक्षा मित्र रामनाथ, रीता, रीना, भारती, रसोईया बबीता, निशा उपस्थित रही। प्राथमिक विद्यालय बाहिल पार में भी मतदाता जागरूकता अभियान की रैली निकाली गई और मतदाताओं को शपथ दिलाई गई, जिसमें शिक्षा मित्र अविनाश कुमार, सहायक अध्यापिका दिव्या श्रीवास्तव, कुमारी चंद्रलेखा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री चंद्रावती देवी, आंगनवाड़ी सहायिका वंदना देवी, रसोईया व ग्राम सभा के अभिभावक गण उपस्थित रहे। हम
अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने दुनिया को जिस बात का डर था वह हो गया है। कोरोना काल खत्म हुआ और विश्व युद्ध की आहट दिखने लगी है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दुनिया के तमाम देशों की अपील को दरकिनार करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया। रूसी सेना ने तबाही मचाना शुरू किया तो यूक्रेन का मंजर पूरी तरह से बदल गया। रूस यूक्रेन की इस जंग की तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन की सीमा के पास एक महिला रोती बिलखती हुई नजर आई। यहाँ पास में ही रूस की सेना डरना हमला किया है और बेलारूस में एंट्री लेते हुए रूसी सेना इस ओर घुसी थी। रूस द्वारा हमला किए जाने के बाद यूक्रेन का कीव शहर में जाम की स्थिति नजर आई। लोग बाजारों की ओर भाग रहे हैं ताकि सामान लेकर अपने घरों में कैद हो पाए। यूक्रेन के कीव में बड़ी संख्या में लोग मेट्रो स्टेशन की ओर जाते नजर आए। रूस द्वारा किए गए हमले के बीच शहर में सायरन बज रहे थे। ऐसे में लोगों के पास अपने घर और सुरक्षित जगह जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। यूक्रेन के हमले में खैर कीव इलाके में एक बुजुर्ग महिला की बुरी तरह से घायल होने की तस्वीर मिली है। यहाँ बिल्डिंग के बाहर ही एयर स्ट्राइक की गई है और जिसमें महिला को गंभीर चोट लगी। यूक्रेन के खैर कीव इलाके में रूस ने एयर स्ट्राइक की तो पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो गई। यहाँ कई लोगों की जान गई। इन्हीं में से एक ने जब अपने को खोया तो ऐसी तस्वीर सामने आई। यूक्रेन के मारियुपोल शहर की ये तस्वीर, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना को हमले का आदेश दिया तब रूसी सेना टैंकों के साथ मारियुपोल शहर में घुस गई थी। यूक्रेन के नोवोल्यूशन के शहर में रूसी सेना की तरफ से भारी शेलिंग की गई। यहाँ हर ओर बमों की बरसात हुई तो घरों को काफी नुकसान पहुंचा। पूर्वी यूक्रेन के इसी हिस्से में जब रूसी सेना की शेलिंग से घर बर्बाद हुआ तब वहां से अपना बचा हुआ सामान लाता एक शख्स। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के कीव शहर में लोगों की लंबी लाइन पेट्रोल गैस पंप के बाहर लगी हुई नजर आई। हर कोई तैयारी करना चाहता है और किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में अपनी गाड़ियां लेकर पहुंचे और गैस पेट्रोल भरवाना शुरू किया। यूक्रेन के कीव इलाके में नीपर नदी के पास रात को जब धमाका हुआ तब इस तरह का गुब्बार उठा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करते हुए साफ चेतावनी दी थी कि यूक्रेनी सेना को सरेंडर कर देना चाहिए। ये तस्वीर ईस्टर्न यूक्रेन कीव की है, जहां हमलों की शुरुआत से पहले ही लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया। लोग यहां अपने लगेज लेकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सिर्फ किसी एक शहर नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन की तस्वीर है, जहां बंकरों में लोग जीने को मजबूर हो रहे हैं। रूस ने जब मिसाइलें दागी तो वे यूक्रेन के हर हिस्से में पहुंची। कीव के शहरी इलाके में ऐसी ही एक मिसाइल जब गिरी तो वहां पर तबाही का मंजर था, जिसके बाद यूक्रेन पुलिस के अफसर उस मिसाइल को ठिकाने लगाने के लिए पहुंचे। तो ये वो तस्वीरें थी जिन्हें देखकर आपका भी दिल दहल सकता है। इस तरह का मंजर वहां पर देखने को मिला। ये तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया। यूक्रेन रूस में तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की कई आवाज सुनी जा रही है। विस्फोट की आवाज क्रेमाटोर्स्क और यूक्रेन के तीसरे सबसे बड़े शहर ओडेसा में सुनाई दे रही है। वहीं इसी बीच अच्छी खबर यह है कि यूक्रेन में फंसे 242 भारतीय अपने देश वापस लौट आए हैं। इन लोगों में अधिकांश यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं छात्र छात्राएं। और दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से भारत लौटे एक छात्र ने कहा कि कल रात हमें यूक्रेन में 30 दिनों के लिए आपातकालीन स्थिति के बारे में खबर मिली, जिसके बाद हम घर वापस आ गए।
वहीं एक MBBS छात्र ने कहा कि जहां मैं रह रहा था वह स्थिति ठीक है क्योंकि ये जगह सीमा से बहुत दूर है, लेकिन हमारे दूतावास ने हमें जाने के लिए कहा। एडवाइजरी जारी होने के बाद मैं वापस आ गया। यूक्रेन से लौटे कई भारतीय छात्रों की कई तस्वीरें सामने आई हैं। छात्रों को देख उनके माता पिता भावुक होते दिखे तो वहीं उन्होंने राहत की भी सांस ली। आपको बता दें, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रूस ने पूरी तरह हमला कर दिया है। वो शांतिपूर्ण यूक्रेन के लोगों पर हमला कर रहा है, जिसका जवाब हम देंगे और जीतेंगे भी। बता दें, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। दुनिया भर के देश रूस के इस कदम की निंदा कर रहे हैं, साथ ही इसे अकारण और अनुचित बता रहे हैं। कई दिनों से जिसकी आशंका थी, आखिरकार वही हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो गई। गुरुवार तड़के रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया, जिसके बाद यूक्रेन में अब तक भारी तबाही मच चुकी है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं, जिनको पिछले कुछ दिनों से एयरलिफ्ट करने का काम चल रहा था। अब यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों समेत नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि यूक्रेन में वर्तमान हालात काफी अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं। आप अभी जहां पर भी हो वहां शांति और सुरक्षा के साथ रहें, फिर चाहे वह आपका घर हो, हॉस्टल हो या फिर कहीं और। एडवाइजरी जारी करते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित भारतीय दूतावास ने आगे कहा, जो भी कीव की यात्रा कर रहे हैं उन्हें सुझाव दिया जाता है कि वे वापस अपने शहर को लौट जाएं। इसके अलावा अन्य जानकारियों के लिए आगे के सुझाव जल्द जारी किए जाएंगे। कीव में भारतीय दूतावास ने कहा कि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर विशेष उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और नंबरों पर संपर्क करें। इसके साथ ही सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये टोल फ्री नंबर्स हैं जिनके जरिए से वर्तमान स्थिति पर अधिक जानकारी ली जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर्स 380997300428 या फिर डायल करें 380997300483 या फिर एक और हेल्पलाइन नंबर है 380933980327। एक और नंबर इसी बीच दिया गया है 380635917881 या फिर संपर्क कर सकते हैं 380935046170। बता दें कि यूक्रेन में रूस के हमले के चलते एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। इसी वजह से भारत से यूक्रेन अपने नागरिकों को लेने गई एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट गुरुवार को वापस नई दिल्ली लौट आई। न्यूज एजेंसी NI के अनुसार एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट कीव स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी, जिस दौरान उसे नोटिस टू एयर मिशंस मिला। इसके बाद विमान वापस लौट आया। वहीं आज सुबह यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की स्पेशल फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जिसमें कई छात्रों समेत कुल 182 भारतीय नागरिक सवार थे। इन सभी को रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दौरान उपजे हालात की वजह से वापस भारत लाया गया है। इससे पहले भारत सरकार ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बताया कि संकटग्रस्त यूक्रेन से 20,000 से अधिक भारतीय छात्रों की वापसी को गति प्रदान की जा रही है। UNSC में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि हम यूक्रेन में 20,000 से अधिक भारतीय छात्र सहित सभी भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। यूपी इलेक्शन के बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दरियाबाद में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने PM मोदी और CM योगी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने अपने भाषण में हम देश का नमक खाया है, बीजेपी या मोदी का नहीं, और क्या कुछ तंज कसे, सुनिए। फिर प्रधानमंत्री एक और बात बोल दिए कि उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हम मोदी का साथ क्यों छोड़ेंगे, हमने उसका नमक खाया है। आप मोदी का नमक खाया या देश का नमक खाया? किसका नमक खाया? डरो मत, जोर से बोलो। तो प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि हम सब उनका नमक खाए। प्रधानमंत्री आप भी देश का नमक खा के प्रधानमंत्री बने, आप किसी और का नमक नहीं खाएं। अगर खाएं तो बताइए हमको किसका नमक खाया। प्रधानमंत्री बोल रहा, बताइए। प्रधानमंत्री ये समझ रहे कि अगर मैं पेट्रोल डीजल गाड़ी में भराता हूं, मोटरसाइकिल में डालता हूं, तो उन पैसों से गरीब को राशन मिलता है।
अगर एक गरीब महिला एक बिस्किट का पैकेट खरीदती है अपने भूखे बेटे या बेटी को खिलाने के लिए, तो उस कीमत से जीएसटी मिलता है। और प्रधानमंत्री बोल रहे मैंने बड़ा एहसान किया। कुछ एहसान नहीं किया प्रधानमंत्री ने, बल्कि रोजगार नहीं मिला उत्तर प्रदेश के युवाओं को। उत्तर प्रदेश के रोजगार का बीजेपी ने 5 साल पहले कहा था 70 लाख लोगों नौजवानों को युवाओं को नौकरी मिलेगी, सिर्फ 3 लाख को देने का झूठा दावा करते। किसान परेशान है, गरीब परेशान है। वो नौजवान जो रात रात भर महीनों पढ़ता है, गांव से निकलकर शहर जाकर एग्जाम लिखता है, तो योगी की सरकार कहती है एग्जाम नहीं होगा, पेपर लीक हो गया। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज। नमस्कार।